नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी SSC लेखपाल की परीक्षा जो कि आपकी होने ही वाली है, उसके लिए जो फुल लेंथ टेस्ट है हमारा टेस्ट सीरीज, उसका ये मॉक टेस्ट 1 है। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर। क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे गए हैं। यहाँ पर डिस्कस भी हम लोग हिंदी में ही करेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर साइड में इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सत्र था जो पहली बार जहाँ पर जन गण मन गाया गया था, उस सत्र के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। मतलब आप उस सत्र की कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता या प्रेसिडेंटशिप किसने की थी, और साथ में ये भी बताना है कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर ने 1911 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था, 1911 का जो कलकत्ता सेशन था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये आपका था कलकत्ता सेशन और इसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण धर ने, ठीक है। और इसी सेशन में सबसे पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पर्ण रहित क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं, में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, जो क्लोरोफिल होता है वो आपके उसमें मैग्नीशियम आयंस मिलते हैं, मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, देखना कि पूछा क्या जा रहा है और आपको किस विषय में बात चल रही है यहाँ पर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनके 9 रत्नों में से 3 से संबंधित यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हैं। आपको गलत विकल्प का चयन करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है अमर सिंह, व्यक्ति का नाम एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है जहां से वो संबंधित है। तो ये व्यक्ति में सबसे पहला है अमर सिंह, और अमर सिंह के आगे लिखा हुआ है कोश रचना या लेक्सिकोग्राफी, जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं करेक्ट है। पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अमर सिंह जो थे वो आपके 9 रत्नों में से, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे उनमें से एक थे। उसके बाद लिखा हुआ है वराह मिहिर। वराह मिहिर के आगे लिखा हुआ है वास्तुकला से संबंधित क्षेत्र, लेकिन ये गलत है, ध्यान रखिएगा। जो वराह मिहिर थे ये आपके एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है। इनका क्षेत्र क्या था, एरिया क्या था? एस्ट्रोलॉजी। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तीसरा देख लेते हैं, वर रुचि। वर रुचि जो थे ये आप कह सकते हैं व्याकरण वित्त, मतलब जो ग्रामर होता है, अब उसके विद्वान थे। तो पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा हमारा गलत है। गलत का ही चयन करना था, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है। आपका कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दिया करें। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स अंडर द मुगल एम्पायर। मुगल शासन में या साम्राज्य के अधीन जो विभाग थे उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट स्टेटमेंट का आपको चयन करना है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन का। तो पहला है दीवाने कजा। दीवाने कजा जो था, ध्यान रखिएगा, जस्टिस डिपार्टमेंट को कहा जाता था या फिर न्याय विभाग को, ठीक है। तो दीवाने कजा का तो न्याय विभाग हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स दीवाने बरीद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। दीवाने बरीद जो था वो आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या खुफिया विभाग हुआ करता था, ठीक है। यहां राजस्व काट के विभाग लिख लीजिएगा, दीवाने बरीद, ठीक है, खुफिया विभाग। उसके बाद दीवाने वजारत जो था, दीवाने वजारत आपका राजस्व और वित्त विभाग, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंसेस। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर कोई भी ऑप्शन सही मिलान नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द अबव। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। दीवाने कजा आपका जस्टिस डिपार्टमेंट था, दीवाने बरीद इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, और दीवाने वजारत आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू।
उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? विच कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड और लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेस्क्यू इंडियंस स्टक इन यूक्रेन? तो आप कह सकते हैं कई बार एग्जाम में पूछा गया, हाल ही के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा ये वो ऑपरेशन था, या आप कह सकते हैं यही वो अभियान था जिसके थ्रू या जिसके द्वारा जो यूक्रेन में अभी हाल ही में जो यूक्रेन रशिया क्राइसिस हुई थी, तो वहां पर युद्ध विराम करके एक तरह से एक दिन का युद्ध विराम करके वहां से लोगों को लाया गया था मिशन गंगा के द्वारा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? तो हम कह सकते हैं 2 दिसंबर। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस या आप कह सकते हैं कि नेशनल गर्ल्स डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? मतलब ध्यान रखिएगा, आपसे टोटल नहीं पूछा जा रहा है, आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दौरान या इस दिन उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 3 बच्चे थे। अगर टोटल पूछा जाएगा तो टोटल 29 बच्चों को सम्मानित किया गया था, और उन 29 चिल्ड्रंस में से आप कह सकते हैं 3 उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। जल्दी से नाम आप देख लीजिए, तीनों का नाम है। एक पहला जो बच्चा था वो था आपका अभिनव कुमार चौधरी। अभिनव कुमार चौधरी, इसको मिला था सोशल सर्विस के एरिया में। दूसरा जो बच्चा था वो था आपका चंधारी सिंह चौधरी। चंधारी सिंह चौधरी स्पोर्ट्स कैटेगरी में इनाम पाए, या आप कह सकते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए। और जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका है जिया राय। जिया राय को स्पोर्ट्स कैटेगरी में दिया गया था। तो ये 3 बच्चे थे उत्तर प्रदेश के जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट जोन में लोकेटेड है इंडिया के। नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको पता है 7 सिस्टर स्टेट्स आते हैं, तो देख लेते हैं। ये जलदापरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपका कहां पर मौजूद है? ये आपका वेस्ट बंगाल में मौजूद है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जलदापरा आपका वेस्ट बंगाल में है। पापीकोंडा नेशनल पार्क आपका आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, आंध्र प्रदेश। और उसके बाद आपका पंपदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान या पंपदुम शोला नेशनल पार्क, ये आपका केरला में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका केरला में है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिशन नेशनल पार्क, जो कि आपका त्रिपुरा में मौजूद है, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट जोन ऑफ इंडिया जो है उसमें मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिशन नेशनल पार्क आपका कहां पर है? यह आपका है त्रिपुरा में। ठीक है, और यही आपसे पूछा गया था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन सा स्थित है? त्रिपुरा आपका पूर्वोत्तर राज्य है, तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ असम। तो सबसे पहला जो लिखा हुआ है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कहां पर है? ये आपका बिहार में है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद फ्रेंड्स चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य या चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका असम में मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन भी हो सकती है, तो नाम याद रखिएगा। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका असम में मौजूद है, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद फ्रेंड्स बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य, बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका छत्तीसगढ़ में है, और कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका हरियाणा में है। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शंस मैं आपको बताते चल रहा हूं जो गलत है और जो सही आंसर होगा, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन कवर करते हैं। इसीलिए जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो आप कह सकते हैं कि अभी तक जितनी भी टेस्ट सीरीज आपको लेक्चर में मिली होंगी उनमें आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज इज गिवन बाय द स्टडी फॉर द सिविल सर्विसेज। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से होकर के कोलकाता तक जाता है? दिल्ली से कोलकाता तक कौन सा नेशनल हाईवे जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर लिखा हुआ है न्यू नेशनल हाईवे नंबर 44। ध्यान रखिएगा, ये जो NH 44 था, इसी का आप कह सकते हैं जो पुराना नाम था वो क्या था?
NH7 और NH7 की लंबाई 3745 किलोमीटर की थी, जो कि आप कह सकते हैं श्रीनगर से कन्याकुमारी तक था। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या क्या है, दिल्ली से कोलकाता, ना कि श्रीनगर से कन्याकुमारी, तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। दूसरा है फ्रेंड्स NH48, जो NH48 है आप कह सकते हैं कि यही पहले हमारा NH8 था और NH8 आपका दिल्ली से चेन्नई तक जाता है, ध्यान रखिएगा। 2000 या लगभग 2800 किलोमीटर का है ये, और ये आपका दिल्ली से चेन्नई तक जाता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन हमारे पास NH19 का पुराना नाम था आपका NH20, ठीक है, और NH20 आपका दिल्ली से कोलकाता तक जाता है, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, NH19। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आप कह सकते हैं कि द बुक विच इज रिटन ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड विच इज कॉल्ड द इंडियन स्ट्रगल एंड इट इज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस, SC बोस। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूर्वोत्तर राज्य मेघालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है या गुवाहाटी हाई कोर्ट है, इसके ज्यूरिडिक्शन में कितने स्टेट्स आते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है ये आपका, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में, और इसके ज्यूरिडिक्शन में टोटल 4 स्टेट्स आते हैं, ध्यान रखिएगा, टोटल 4 स्टेट्स। पहला आपका है असम, दूसरा है आपका नागालैंड, तीसरा है आपका फ्रेंड्स मिजोरम, और चौथा है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अब देखिए क्या मेघालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इस लिस्ट में कहीं पर भी मेघालय नहीं लिखा हुआ है, बल्कि मिजोरम आता है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? नो, नहीं आता है। अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि कौन सा पूर्वोत्तर राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो देखिए यहां पर मणिपुर इस लिस्ट में कहीं भी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि दोनों क्वेश्चंस का सही आंसर हमें दे रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 13। सही विकल्प का आपको चयन करना है, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। बारही पानी जलप्रपात कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, बारही पानी जलप्रपात या बारही पानी वाटरफॉल्स आपका मयूरभंज में है। मयूरभंज कहां पर है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है आपका उड़ीसा में। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा लिखा हुआ है वज्रई जलप्रपात जो है, ध्यान रखिएगा, यह आपका महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, इसलिए दूसरे ऑप्शन का हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी कहां पर? तो आप कह सकते हैं सतारा में। उसके बाद जो बरकाना वाटरफॉल है, बरकाना वाटरफॉल्स आपके शिमोगा कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा आप देखेंगे इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सही का ही आपको चयन करना था, इसलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो बरकाना वाटरफॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में मौजूद है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य में चेरुथोनी बांध स्थित है? तो चेरुथोनी जो डैम है वो आपका केरला में मौजूद है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चेरुथोनी डैम आपका केरला में मौजूद है। और इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से किस नदी पर कृष्णा राज सागर बांध बनाया गया है? तो कृष्णा राज सागर डैम जो बनाया गया है आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है, कावेरी। तो केरला और कावेरी आप देखेंगे, बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 15। लाई हरोबा इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट? तो लाई हरोबा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर होगा मणिपुर। जो लाई हरोबा फोक डांस है, लोक नृत्य है, ये आपका कहां का है? ये आपका मणिपुर का लोक नृत्य, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया हमारे पास मणिपुर। अब दूसरा है पार्ट क्वेश्चन का कि कैकोट्टिकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कैकोट्टिकली नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा केरला से संबंधित है, तो इसलिए हम कह सकते हैं सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अब यहां पर आपको कर्नाटक दिख रहा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कर्नाटक का सबसे फेमस जो फोक डांस है या लोक नृत्य है वो कौन सा है? कर्नाटक का सबसे फेमस फोक डांस या लोक नृत्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, उसके बाद एक और नाम आपको दिख रहा है मेघालय। तो मेघालय का जो लोक नृत्य है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है वो है आपका लाहो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 16।
सही विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर ध्यान रखिएगा, इसको बर्तन बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर आपका बर्तन बनाने में यूज हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड का आप कह सकते हैं चीप ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, मतलब सस्ते गहने बनाए जाते हैं रोल गोल्ड के। तो इसका आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। जो डच मेटल है, डच धातु जो है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स। ठीक है, कृत्रिम आभूषण बनाने में डच मेटल का यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे ए, बी और सी को हमारा सही तरीके से मिलान नहीं दिया हुआ था, लेकिन जो डी ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, जो डेल्टा मेटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा मेटल का यूज किया जाता है हवाई जहाज के ब्लेड बनाने में, इन मेकिंग द ब्लेड्स ऑफ द एरोप्लेन। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सही का ही आपको चयन करना था। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 17। सही विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। एक तरफ इन्वेंटर का नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ इन्वेंशन का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। तो पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स इंसुलिन लिखा हुआ है, इंसुलिन की खोज की थी सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने, जो दूसरा ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तीसरा लिखा हुआ है ओजोन, ओजोन की खोज में लिखा हुआ है जोसेफ प्रिस्टले। ध्यान रखिएगा, जोसेफ प्रिस्टले ने किसकी खोज की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने खोज की थी लाइफ गिविंग गैस, और जिसे हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जोसेफ प्रिस्टले आपका ऑक्सीजन के आप कह सकते हैं इन्वेंटर हैं। अगर ओजोन की बात करें तो ओजोन की खोज की थी क्रिश्चियन सोनबिन ने। ठीक है, क्रिश्चियन सोनबिन ने, नाम याद रखिएगा, क्रिश्चियन सोनबिन। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर सही विकल्प का करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना था। पहला दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तीसरा गलत है, इसलिए ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो आप कह सकते हैं टोटल भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल बॉर्डर को टच करते हैं। और वो 5 राज्य कौन से हैं? तो नाम देख लीजिए आप। एक तो आपका हो जाएगा बिहार, यूके, यूपी, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ये टोटल 5 राज्य हैं जो कि बिहार के बॉर्डर को टच करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट टचेस द बॉर्डर ऑफ नेपाल? तो हम कह सकते हैं सिक्किम। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल मैच कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा जिला जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है? तो आइए देख लेते हैं हम लोग टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स विद द मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर 5 जिले आपको पता हो जाएं टॉप के जो मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, पहला जो जिला है आप कह सकते हैं सबसे कम जिसमें मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, वो आपका है ललितपुर। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपका नंबर आ जाता है सोनभद्र का। सोनभद्र के बाद आपका है हमीरपुर, हमीरपुर के बाद है महोबा, और महोबा के बाद है चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट। तो आप देखिए जो टॉप 4 हैं उसमें चौथे नंबर पे हमारा महोबा आ रहा है। ठीक है, बाकी ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर ये पहले, दूसरे, तीसरे हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये टॉप 3 में नहीं आता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मतलब आपसे पूछ रहा है जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन है, एनसीआर रीजन, उसमें यूपी के कितने जिले आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एनसीआर रीजन में यूपी के 8 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? तो आप कह सकते हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। तो ये टोटल 8 जिले हैं जो कि आपके एनसीआर रीजन में आते हैं। कुछ इसमें अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि इनमें से कौन सा जिला एनसीआर रीजन में नहीं आता है। तो जो लिस्ट मैंने आपको बताई है, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, इसमें कहीं पर भी भदोही का नाम नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन या गलत विकल्प का चयन करना है। आर्टिकल 85 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 85 लिखा हुआ है, इट इज रिलेटेड टू द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट और सेशंस प्रोविजंस रिलेटेड टू द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन इज गिवन अंडर आर्टिकल 85, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अनुच्छेद 85 में हमें संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में जानकारी मिलती है, प्रावधान मिलते हैं।
अनुच्छेद 86 में लिखा हुआ राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, मतलब स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट इज गिवन अंडर आर्टिकल 87, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 86 नहीं होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था आर्टिकल 87, जिसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के प्रोविजंस दिए हुए हैं। आर्टिकल 86 में अगर पूछा जाए क्या दिया हुआ है, तो इट इज रिलेटेड टू द राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस। प्रेसिडेंट जो हाउसेस को एड्रेस करते हैं और मैसेजेस भेजते हैं, उसके लिए जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो आर्टिकल 86 में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 87 होना चाहिए था यहां पर ऑप्शन 2 में। उसके बाद आर्टिकल जो 61 है, इट इज रिलेटेड टू द प्रोसीजर्स ऑफ द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो पहला तीसरा हमारा करेक्ट है, दूसरा गलत है। आपसे गलत का चयन करने के लिए कहा गया था, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 22। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो 31st अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो लोकसभा की स्ट्रेंथ थी उसको 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। 31st अमेंडमेंट में एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया था, तो उसको अलग से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इट ऑल्सो रिड्यूस्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज फ्रॉम 25 to 20 इन द लोकसभा में 31वें अमेंडमेंट या 31वें संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेशों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है लोकसभा में, उसको 25 से घटा करके 20 कर दिया था। तो मतलब जो यूटीज का रिप्रेजेंटेशन है ना, इसको घटाया गया था, 25 से 20 किया गया था। और लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया गया था, 525 से इसको 545 कर दिया गया था, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 31st अमेंडमेंट। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969? तो हम कह सकते हैं कि 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया था, जिसमें देश के 14 बड़े प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइजेशन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 24। पिछले आकलन की तुलना में वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? और ये बात चल रही है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग। तो फॉरेस्ट कवर में कितनी वृद्धि दर्ज हुई है? तो हम कह सकते हैं 1540 स्क्वायर किलोमीटर। 1540 स्क्वायर किलोमीटर का जो ग्रोथ है ना, ये दर्ज किया गया है। और ये हमें पता चलता है किस असेसमेंट से? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 25। करेक्ट ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो सबसे पहले एक तरफ आपके ट्राइब्स लिखे हुए, दूसरी तरफ स्टेट लिखा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में आपके मवासी जनजाति पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में आपकी मवासी जनजाति हो जाएगी। गुजरात में ध्यान रखिएगा बामचा ट्राइब मिलती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर आप पंगवाल जनजाति पाई जाती है यहां पर हिमाचल प्रदेश में। वहीं अगर कर्नाटक की बात करें तो यहां पर गोंड ट्राइब या गोंड जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो एक बार फिर से यहां पर आप देख सकते हैं जो छत्तीसगढ़ है, यहां छत्तीसगढ़ को आप मिलान करेंगे मवासी ट्राइब से। गुजरात आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में आपका पंगवाल ट्राइब मिलती है और कर्नाटक में आपके गोंड जनजाति या गोंड ट्राइब मिलती है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 20वीं शताब्दी की शुरुआत के पूर्वार्ध के वर्षों में कृषि की वृद्धि दर कितनी थी और उस समय निरक्षरता कितनी? ध्यान रखिएगा, निरक्षरता पूछी गई, इलिटरेसी। आपसे साक्षरता नहीं पूछी जा रही है, इलिटरेसी या निरक्षरता पूछी जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें the growth rate of the agriculture in the years of the first half of the beginning of 20th century, तो जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट थी वो थी 0.3% की। और वहीं पर अगर हम निरक्षरता की बात करें, इलिटरेसी की, तो टोटल लगभग 84% आपका इलिटरेसी रेट था, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि किस वर्ष मृत्यु दर लगभग 27 प्रति 1000 थी? तो 1947 की यहां बात चल रही है और 1947 में जो रूरल एरियाज थे वहां पर लगभग 85% पॉपुलेशन बसा करती थी। तो हम कह सकते हैं यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 28। दो आंदोलनों की समाप्ति पर भूदान आंदोलन का उदय हुआ था। तो बिल्कुल सही है, आप कह सकते हैं एक था आपका तेभागा मूवमेंट और एक था आपका तेलंगाना मूवमेंट। इन दोनों की समाप्ति के बाद ही जो भूदान मूवमेंट है उसका उदय हुआ था और बाद में इसी को चेंज कर दिया गया था ग्राम दान आंदोलन में, ठीक है। तो यहां पर देखिए तेभागा और तेलंगाना दोनों मूवमेंट का नाम लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत की नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी? तो यहां पर बात की जा रही है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो स्टार्ट किया गया था इंडिया में। तो किस
प्राइम मिनिस्टर के टेन्यूर के दौरान ये फॉर्मुलाइज किया गया था? तो हम कह सकते हैं नरसिम्हा राव के द्वारा, ठीक है। 1991 में 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उसी के उपाय के तौर पर आप कह सकते हैं राव सिंह मॉडल दिया गया था, और मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने मिलकर के राव सिंह मॉडल दिया था 1991 में, और एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट की जिसके आप कह सकते हैं 3 कॉन्स्टिट्यूएंट थे। एक था आपका प्राइवेटाइजेशन, एक था आपका लिबरलाइजेशन और एक था आपका ग्लोबलाइजेशन। 1991 ध्यान रखिएगा, 1991 से पहले की जो हमारी अर्थव्यवस्था थी या इकोनॉमी थी उसको इन्फेंट इकोनॉमी बोला जाता था, और उसमें बहुत ज्यादा बाहर का जो हस्तक्षेप होता है वो नहीं था, है ना। मतलब जो हम अभी जानते हैं एफडीआई और एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट, है ना, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो एफआईआई और एफडीआई जो था ये आपका उतने टाइम पर उतना नहीं था, 1991 के बाद ये सारी चीजें खोली गई थी, ठीक है। तो यहां पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नरसिम्हा राव 1991। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30। सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत या अंतर्गत लगभग कितने गांवों को लेकर के एक विकास खंड के रूप में तालुका की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो तालुका की स्थापना की गई थी 100 से 200 गांव को लेकर के, ध्यान रखिएगा, अंडर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एज अ डेवलपमेंटल ब्लॉक। तो यहां पर कोई भी ऑप्शन 100 से 200 गांव तक का नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 31। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ग्राम विकास मंत्रालय को ग्राम विकास विभाग कब बनाया गया था? तो व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मेड द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? तो हम कह सकते हैं इन जनवरी 1985, जनवरी 1985 में जो आपका रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास मंत्रालय था उसको जो आपका ग्राम विकास मंत्रालय था उसको ग्राम विकास विभाग बना दिया गया था कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन, ठीक है। तो इन जनवरी 1985 क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32, अनुच्छेद 243 या फिर आप कह सकते हैं आर्टिकल 243 जेड के अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के गठन की जिम्मेदारी किस निकाय को सौंपी गई है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हर जिले में, ये किसको सौंपी गई है? अंडर द आर्टिकल 243 जेड। तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है स्टेट गवर्नमेंट को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा अंडर आर्टिकल 243 जेड स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर जिले में आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 33। किस वित्त आयोग ने यह सिफारिश की कि जिन ग्राम पंचायतों के पास लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी नहीं हैं वे यह काम अनुबंध के आधार पर करवा सकते हैं? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो आपका 11th फाइनेंस कमीशन था, मतलब सेकंड लास्ट जो फाइनेंस कमीशन था आपका 11th फाइनेंस कमीशन, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि ग्राम पंचायतों को रिकमेंड किया गया था कि अगर आपके पास अकाउंटिंग स्टाफ नहीं है ना, तो ये काम आप किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करा सकते हैं। और इस काम के लिए ग्राम पंचायत हर साल या प्रत्येक वर्ष कितने रुपए तक खर्च कर सकता है? तो हम कह सकते हैं टोटल 4000। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले MS स्वामीनाथन ने किस देश की पद्धति को भारत में भी अपनाने पर जोर दिया था? तो जो मैक्सिकन पॉलिसी थी या जो मैक्सिकन टेक्निक मेथड था उसको इन्होंने भारत में अपनाने पर जोर दिया था, ठीक है, MS स्वामीनाथन ने, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है, कंफ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी एग्जाम में, अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, ठीक है, और ऑप्शन में आपको MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मन बोरलॉग, ये आप कह सकते हैं एक अमेरिकन थे नॉर्मन बोरलॉग, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड बोला जाता है। दुनिया में अगर पूछा जाए वर्ल्ड के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो वो थे आपके नॉर्मन बोरलॉग। इंडिया के अंदर अगर पूछा जाए कि इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे, तो वो आपके हैं MS स्वामीनाथन, ये आपके MS स्वामीनाथन थे, ठीक है। अब नॉर्मन बोरलॉग के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि नॉर्मन बोरलॉग आप कह सकते हैं इनको नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है 1970 में। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, और किस चीज के लिए दिया गया था? तो इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोबेल
पीस प्राइज 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मरुभूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो हम कह सकते हैं जो आपका 5th 5 ईयर प्लान था, जो कि आपका चला था 1974 से लेकर के 1979 तक, है ना। तो इसी दौरान जो आपका मरुभूमि विकास कार्यक्रम डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था। तो यहां पर आप देखिए जो सी ऑप्शन ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 36। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितने प्रतिशत लाभ सुनिश्चित किए गए थे? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो बेनिफिट्स रिजर्व किए गए थे, इंश्योर्ड किए गए थे फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, वो आप कह सकते हैं टोटल 50% था, ठीक है। तो 50% तक का जो बेनिफिट था अंडर द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, वो किसके लिए सुनिश्चित था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एसटी और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 37। किस पंचवर्षीय योजना से सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान परमानेंट स्कीम के तौर पर लागू किया गया था? तो हम कह सकते हैं जो 7th 5 ईयर प्लान था आपका, 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसके दौरान जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली था इसको एक स्थायी योजना बना दिया गया था, ठीक है। तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 38। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 1996 तक लगभग कितने लाख घरों का निर्माण किया जा चुका था? अबाउट हाउ मेनी लैक्स हाउसेज हैड बीन कंस्ट्रक्टेड टिल द ईयर 1996 अंडर द इंदिरा आवास योजना? तो आप कह सकते हैं लगभग 30 लाख घर, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में वनवासी समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम प्रोग्राम आयोजित किया गया था और यहां पर जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? वो आपके थे भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 40। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत किसानों के लिए कितने कृषि कल्याण केंद्र राज्य को समर्पित किए गए थे? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आप कह सकते हैं टोटल 100 कृषि कल्याण केंद्र किसानों को राज्य में डेडिकेट किए गए थे या प्रदान किए गए थे, ठीक है। और जो किसान कल्याण मिशन है टोटल 100 प्रदान किए गए थे। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कितने समर्पित किए गए थे, तो 100 कृषि कल्याण केंद्र समर्पित किए गए थे। और अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि किसान कल्याण मिशन कब शुरू किया गया? तो ये आपका 6 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था, 6 जनवरी 2021 को। तो यहां पर आप देखिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 41। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया था? तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 17 अक्टूबर 2020 को, ध्यान रखिएगा, मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया था। और ये शुरू कहां से किया गया था? तो देवी पाटन जो शक्तिपीठ है वहां से। ये आपका कहां पर? ये आपका बलरामपुर में, ध्यान रखिएगा। देवी पाटन शक्तिपीठ जो है, देवी पाटन शक्तिपीठ, ये आपका है बलरामपुर में, ठीक है, बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। और यहीं से मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया था 2020 में। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 है काश्तकारी अधिनियम या टेनेंसी एक्ट कब आया था? तो टेनेंसी एक्ट आपका आया था 1959 में, ध्यान रखिएगा 1959 में। एंड इट हैड डिफाइंड द ऑक्यूपेशन ऑफ द टेनेंट्स एंड सेड दैट ऑल दोज पीपल हु हैव बीन कल्टिवेटिंग एनी लैंड फॉर 12 consecutive years are the owners of it। मतलब अगर कोई किसान है जो लगातार 12 वर्षों से किसी भूमि पर खेती कर रहा है तो वो उसका मालिक होगा अंडर द टेनेंसी एक्ट 1959, ठीक है। तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 43। 31 मार्च 2007 तक कुल चकबंदी क्षेत्रफल लगभग कितने मिलियन हेक्टेयर था? तो लगभग 66 मिलियन हेक्टेयर था, ध्यान रखिएगा 66। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 66.10 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। और इसी में अगला पार्ट है 31 मार्च 2007 तक कुल कृषि क्षेत्र कितने मिलियन हेक्टेयर था? तो ये आपका लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर था। तो इस हिसाब से देखिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किसने इन इंट्रोडक्शन टू रूरल
सोशियोलॉजी इन इंडिया, इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा एडिट की गई है, लिखी गई है? तो हम कह सकते हैं A.R. देसाई। A.R. देसाई की पुस्तक थी एन इंट्रोडक्शन टू द रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद ये अगर बुक पूछा जाए कि कब लिखी गई है, तो ये आपकी लिखी गई है 1959 में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 45। वर्ष 1951 के दौरान ग्राम सभाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? तो 35,943। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, 35,943। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 46। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो द गवर्नमेंट बॉडीज एट द तहसील लेवल आर कॉल्ड पंचायत समिति। ध्यान रखिएगा, तहसील स्तर पर जो गवर्नमेंट निकाय है, सरकारी निकाय, उसे पंचायत समिति कहा जाता है। और द मिनिमम एज फॉर पर्सन टू बिकम मेंबर ऑफ पंचायत इज 21 ईयर्स। ठीक है, तो एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो है आपकी 21 वर्ष। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 47। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैड इंश्योर्ड दैट एट लीस्ट हाउ मेनी % ऑफ द पोस्ट एट द ग्राम पंचायत लेवल शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन। मतलब 73वां जो संविधान संशोधन विधेयक आया था, उसके द्वारा कितने % सीट महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सुरक्षित या आरक्षित किए गए थे? तो लगभग 33% सीट। ठीक है, तो लगभग क्या आप कह सकते हैं, एग्जैक्टली 33% सीट सुनिश्चित किए गए थे फॉर वुमेन। तो क्वेश्चन नंबर 47 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 48। नगर पालिका के प्रादेशिक क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है? तो टेरिटोरियल एरिया ऑफ म्युनिसिपैलिटी इज नोटिफाइड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 49। लेखपाल इंस्पेक्ट्स ईच विलेज ऑफ हिज एरिया 3 times every year by visiting each field। ठीक है, तो लेखपाल अपने क्षेत्र के प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर कितनी बार निरीक्षण करता है? तो लगभग 3 बार आप कह सकते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50। एक गज इलाही में कितने इंच होते हैं? तो एक गज इलाही में आपके 33 इंच होते हैं, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 से हमारा मैथमेटिक्स स्टार्ट है। तो इसमें मैं आपको आंसर्स बताता जाऊंगा। ठीक है, आप आंसर मार्क कर लेना, और जो हमारे मैथ के एक्सपर्ट हैं वो इसका रिजोल्यूशन दे देंगे। अगर आपको कोई समस्या होती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मैं आंसर्स आपको बता रहा हूं। देखिए, मैथ के क्वेश्चंस मैथ के एक्सपर्ट जो है हमारे, उनके द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको आंसर्स बताऊंगा। अगर आंसर में भी आपको कोई समस्या है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसे वहां पर रिजॉल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। आपको कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, एंड इफ द लेंथ एंड ब्रेथ का जो रेशियो है वो 7:4 है, देन व्हाट विल बी इट्स एरिया। मतलब एक आयताकार मैदान की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो आप इजी वे में कर सकते हैं। लंबाई, अगर चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई x + 15 हो जाएगा। तो x + 15 अपॉन x बराबर 7/4। तो यहां पर आप निकालेंगे तो जो इक्वेशन बनेगी उससे x की वैल्यू आपकी 20 निकल आएगी, और 7 × 20 का 20 में 15 प्लस कर देंगे तो वो लेंथ हो जाएगा। तो इस तरह से एरिया आपका 700 स्क्वायर मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस को मैं यहां पर बता दूंगा, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो टाइम टेकिंग है वो मैं यहां पर सॉल्व करके नहीं दिखा सकता, वरना वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यदि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में आपको माध्य पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है, और एक आपको डाटा दिया गया है। तो मीन निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। जिस तरह आप एवरेज निकालते हैं बिल्कुल वही आपका मीन भी होता है। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर दिए गए हैं इनको जोड़ करके टोटल कितने नंबर हैं उनसे आप डिवाइड कर दिए। टोटल 4 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे टोटल 5 नंबर दिए गए हैं। तो इन सभी का समेशन अपॉन 5 जो आप करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। वही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 53। एक त्रिभुज दिया गया है PQR जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और लेंथ दिया गया है हर साइड का 2p। इक्विलेटरल है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अगर सारे साइड्स इक्वल, ध्यान रखिएगा। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। ठीक है, और हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका √3/2a। ठीक है, तो इसमें आप सॉल्व करेंगे तो √3 पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54। रेंज निकालना है डाटा का, तो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा आप माइनस कर दीजिए, वही उसका रेंज होगा। सबसे बड़ा है यहां पर 32, सबसे छोटा है 6, माइनस करेंगे आपको डी ऑप्शन मिल जाएगा 26। ठीक है, उसके बाद है हाउ मेनी नंबर्स अप टू 200 आर डिविजिबल बाय 2 and 3। 2 और 3 से
200 तक कितनी संख्याएं विभाजित होंगी, तो अगर आप 6 से डिविजिबिलिटी निकाल लें कि 200 तक कितने नंबर 6 से डिविजिबल है, तो वो सारे नंबर 2 और 3 से भी डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप एलसीएम निकाला जाता है कि एलसीएम लेकर के उसकी डिविजिबिलिटी आप चेक कर लें। तो टोटल आपके 33 नंबर ऐसे हैं अप टू 200 जो कि 2 और 3 से डिविजिबल हैं, आप कह सकते हैं 6 से डिविजिबल हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 56। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 दिया गया है और उनके परिमाप का आपको अनुपात बताना है। तो अगर एक्स स्क्वायर पहले वर्ग का क्षेत्रफल हुआ और वाई स्क्वायर दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है, तो ये रेशियो आपको दिया गया है। तो यहां से एक्स अपॉन वाई आप इजिली निकाल सकते हैं 1/2। परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 4/4 × 2। ठीक है, तो यहां से 1:2 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 57। अब यहां पर परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा वर्ग का परिमाप होता है 4x। ठीक है, आयत का क्या परिमाप होगा 2 × L + B। ठीक है, तो यही फॉर्मूले सिंपल फॉर्मूले उनको यहां पर आपको लगाना है। अब यहां पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, x - y अगर z + w से 8 अधिक है और x + y z - w से 6 कम है, तो x - z का आपको मान बताना है। ठीक है, तो यहां पर आप दो इक्वेशन बना लीजिए, x - y = w + z + 8 और x + y = z - w - 6। इनको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58। एक समांतर चतुर्भुज का जो आधार है उसकी ऊंचाई के 3 गुना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऊंचाई का कुछ डाटा दिया गया है तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मतलब लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है तो आपका बेस इंटू हाइट हो जाएगा उसके एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया एक तरफ आपको दिया गया है, ऊंचाई और जो आधार है उसमें संबंध दिया गया है, मतलब यहां पर 3x² = 2187 आएगा। यहां पर आपका कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 729 और ये आपका 27 का स्क्वायर है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 59। तो यहां पर आपको इसका मान बताना है, इसको आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60। यहां पर क्वेश्चन नंबर 60 है कि जतिन 30% छूट या 25 और 5% की 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले सका। दोनों 2000 की न्यूनतम खरीद पर दी जाती हैं। यदि वह 4000 की वस्तुएं खरीदता तो इन दोनों छूट के बीच का अंतर क्या था। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आंसर आ जाएगा 50। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61। दो संख्याओं का HCF दिया गया है और LCM दिया गया है। एक संख्या दी गई है, दूसरी बतानी है। तो फॉर्मूला होता है आपका HCF × LCM बराबर पहली संख्या फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। तो यहां पर 3 आपको क्वांटिटी दी गई हैं, चौथी आपको ज्ञात करनी है। इजी वे में आप ज्ञात कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61 के लिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 308। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62। दो संख्याओं और y के योग का जो अनुपात है, अनुपात और अंतर जो है वो 7:3 है। z बराबर 2y है, x और z का अनुपात क्या होगा, मतलब x/z आपको निकालना है। 5:4 आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 63। इसको आपको 8 के द्वारा विभाजित करना है और रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो ध्यान रखिएगा टोटल रिमाइंडर आपका 7 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है यहां पर। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64। यहां पर दिया गया है श्री शमर की आयु के 2 अंकों को उल्टा किया जाता है। तो इस प्रकार जो नई आयु मिलती है वो उसकी पत्नी की आयु होती है। उनकी आयु का योग दे दिया है, योग का 1/11 उनकी आयु के अंतर के बराबर है। समर अपनी पत्नी से आयु में बड़ा है तो उनकी आयु के बीच का अंतर आपको निकालना है। क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व होगा नहीं, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्धारित नहीं किया सकता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 65। इसका आपको अनुमानित मान बताना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकालेंगे तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 30,000। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में आप देखेंगे फ्रेंड्स, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में है, उसका 1/3 भाग बाहर निकाला जाता है। खंबे का 540 सेंटीमीटर तब भी कीचड़ में रहता है। खंबे की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब खंबे का 4/7 भाग अगर कीचड़ में है तो पहले 3/7 भाग बाहर था, अब उसका अब 1/3 भाग बाहर निकाल लिया जाता है, मतलब 4/7 का 1/3 भाग आपको बाहर निकालना है। ठीक है, और इतना निकालने के बाद भी
मतलब 4/7 माइनस 1/3 करेंगे तो जो आपका आएगा रिक्वायर्ड वैल्यू इट इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। तो आपका 1 कितने के बराबर होगा ये आप निकालेंगे, आंसर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है और अपॉन में ए भी दिया गया है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68, यदि शीना का वेतन नीरा के वेतन से 25% कम है तो नीरा का वेतन शीना के वेतन से कितने परसेंट अधिक है? तो आप 33 आप कह सकते हैं 100/3%, मतलब 33:1/3%। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपका आप कह सकते हैं बहुत लेटेस्ट पैटर्न पे है ये। ठीक है, अभी मैं हाल ही में देख रहा था, आज ही आपका बीएड का भी एग्जाम हुआ है, तो उसके भी जो क्वेश्चंस मैंने देखे बहुत ज्यादा मतलब टफ क्वेश्चंस नहीं थे। बहुत सारे जो प्रिपरेशन या कोचिंग वाले होते हैं बहुत टफ क्वेश्चंस लगाते हैं और मतलब उनको लगता है कि पेपर जितना ज्यादा हम टफ कर देंगे उतना ज्यादा हम जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको छू सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, आप देखेंगे जब एग्जाम में बैठेंगे तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अभी हाल ही में बहुत ही बम्पर सिलेक्शन दिए हैं पीसीएस के भी एग्जाम में, आप उठाकर देख सकते हैं। तो बहुत लेटेस्ट पैटर्न पर हमारी टेस्ट सीरीज होती है, हमारा पेड कोर्स होता है। तो रिकमेंड करता हूं मैं कि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए भी आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक गहन अध्ययन या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा ब्रेन स्टॉर्म करने के बाद ही जो भी कंटेंट होता है वो तैयार किया जाता है कम से कम 3-4 टीचर्स के द्वारा। ठीक है, तो उसका लाभ आप उठा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 69, एक संख्या दी गई है, इसमें 3 के प्लेस वैल्यू का योग क्या होगा? तो आप कह सकते हैं यहां पर 3 का जो प्लेस वैल्यू है, एक है आपका 3000 और एक है आपका इकाई में 3। ठीक है, तो 3003 इसका प्लेस वैल्यू का सम हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70, डेटा का माध्य और माध्यिका का अंतर बताना है, मीन और मीडियन का आपको डिफरेंस बताना है, 0.7 इसका आंसर आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71, ए अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% भोजन पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़े पर और शेष राशि की बचत करता है। बचत आपको दे दी गई है तो 100 में से सारा माइनस कर लीजिए, जितना परसेंट आएगा सबको जोड़ करके आपको 100 में से माइनस करना है। ठीक है, और जितना आएगा वो आपका इक्वल होगा 22,500 के, तो 100% कितने के इक्वल होगा वो आपका आ जाएगा 50,000, है ना। यूनिटरी मेथड पर सॉल्व हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 72, एक दुकानदार अपने माल को अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है, 900 रुपए की लागत वाली एक वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या अंकित मूल्य करना होगा? तो 1100 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73, एक खिलौना 60 रुपए में हानि पर बेचा गया, उसे 81 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ पूर्व नुकसान का 3/4 होता, खिलौने की लागत क्या होगी? आंसर आपका आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। प्रॉफिट लॉस के बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड लेकिन बहुत ट्रिकी भी क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 74 फ्रेंड की दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया गया है, उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा? मतलब πr1² अपन πr2² आपको दे दिया गया है, आपको 2πr1 अपन मतलब आप सिंपल यहां से r1² अपन r2² निकालिए, उसका अंडर रूट कर देंगे, 1:√2 उसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 75 है, 6 मीटर 24 सेंटीमीटर लंबाई और 4 मीटर 16 सेंटीमीटर चौड़ाई के फर्श को टाइल करने के लिए आवश्यक वर्गाकार पत्थरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? क्षेत्रफल निकाल करके एग्जैक्टली आपको क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 से हमारा हिंदी स्टार्ट है, तो आइए देख लेते हैं। विलोम शब्दों को सुमेलित करना है आपको, तो यहां पर गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होगा, जिस फॉर्म में पूछा जाता है उसी फॉर्म में आपको उत्तर देना होता है, ध्यान रखिएगा। तो गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र का परतंत्र होगा, वैतनिक का अवैतनिक होगा और दहन का शमन होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 बहुत सही मिलान है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, यात्रा में खाने हेतु ले जाए जाने वाला भोजन, उसके लिए एक शब्द आपका पाथेय होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाथेय किसे कहते हैं? यात्रा में जो आप खाने के लिए भोजन ले जाते हैं उसे पाथेय कहा जाता है हिंदी में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा शब्द अनिकार्थी नहीं है? तो अनंत गुरुकुल, ये तीनों अनिकार्थी, हत्या आप कह सकते हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 79, सारंग का अनिकार्थी कौन सा इनमें से नहीं है? तो मोर, सिंह और कोयल, ये तीनों ही सारंग के अनिकार्थी हैं। माला सारंग का अनिकार्थी नहीं है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, किसी संख्या के
किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या होता है? तो आपकी रजत जयंती या सिल्वर जुबली आप कहते हैं, रजत जयंती मनाई जाती है 25 वर्ष पूरे होने पर। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 है आपका समास के ऊपर कि किसी समास में बाद का अथवा अगर उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह है वो लुप्त हो जाए तो उसे हम तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा जो त्रिलोचन है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगर किसी शब्द से कोई एक अन्य अर्थ निकल रहा हो तो वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन अश्व शब्द का पर्यायवाची है? तो यहां पर आप देखिए जो केशी है वो अश्व शब्द का पर्यायवाची है, घोड़े का पर्यायवाची है। वहीं पर अगर पूछा जाए अरुण शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा तो सिंदूर आपका अरुण शब्द का पर्यायवाची होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा शब्द आदिष्ट का विलोम शब्द है? तो आदिष्ट का विलोम हो जाएगा निषिद्ध। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क में कर रहा हूं। आदिष्ट का जो विलोम होगा वो निषिद्ध होगा। उसके बाद फ्रेंड्स विलोम शब्दों में से गलत युग्म का आपको चयन करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखिए अविर्भूत का तिरोभूत होता है विलोम, का पुरुष का पुरुषार्थी होता है, झीना का गाढ़ा होता है और यौम का यामा होता है। ध्यान रखिएगा, तो ये इनकरेक्ट है, यौम का क्या होगा? यामा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 86, तद्भव तत्सम शब्दों में गलत युग्म का आपको चयन करना है। तो आशीष का आशीष, आशीष एक तद्भव है, इसका तत्सम आशीष होगा। ओला का उपल होगा, काजल का कज्जल होगा, लेकिन मदारी का ध्यान रखिएगा मंत्रकारी होगा। ध्यान रखिएगा मंत्रकारी, मदारी जो होता है वो मंत्रकारी, तत्सम इसका होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, गाजर का तत्सम रूप क्या होगा? तो गाजर का गर्जर हो जाएगा और मुदरी का मुद्रिका होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, दैवेश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? तो देवी आ जाएगा। तो जहां पर भी ई आ जाती है और ई के बाद अन्य स्वर आते हैं वो आपकी यण स्वर संधि हो जाती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 89 है, जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य को करते समय थोड़े प्रयास से हो जाए। मतलब अगर कोई प्रिंसिपल वर्क आप कर रहे हो, प्रधान कार्य कर रहे हो और उसके साथ ही कोई अन्य कार्य भी हो जाए जो आपको करना हो तो उसे अनुषांगिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 90, यहां पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और यहां पर आपको क्वेश्चन छांटने हैं, आंसर छांटने हैं, मतलब पैराग्राफ से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहां पर कि सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है? तो यहां पर आप देखेंगे सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर हमारा युद्ध वीरता सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो यहां पर हम पढ़ सकते हैं जो उत्कंठापूर्ण आनंद होता है ये उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको उत्साह के अंतर्गत मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 92, तरुछाया शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तो तरुछाया शब्द का शुद्ध रूप आप यहां पर देखिए, तरुच्छाया लिखा हुआ है, ये होगा। उसी तरह समुज्ज्वल में 2 आधा ज होंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 93, अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तुम तुम्हारा काम करो, यही अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहां पर होना चाहिए था तुम अपना काम करो। तो बाकी तीनों शुद्ध लिखे हुए, ए अशुद्ध है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 94, तो क्वेश्चन नंबर एक बार 93 में और देख लीजिए, शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य का चयन करना था। तुम्हारा की जगह क्या होना चाहिए था? अपना। तुम अपना काम करो होता है, ना कि तुम तुम्हारा काम करो। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं, स्त्रीलिंग शब्द का आपको चयन करना है। तो बढ़ाव, पागलपन, कटोरा, ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। वहीं पर अगर शाखा देखें तो पेड़ की शाखाएं लटकी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 95 है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 96, अंगार सिर पर धरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कठिन दुख सहना। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 97, अज्जल गगरी छलकत जाए बहुत बार यूज किया जाता है। मतलब कम ज्ञान धन सम्मान वाला जो व्यक्ति होता है, अगर वो अधिक प्रदर्शन करे तो उसे कहा जाता है अज्जल गगरी छलकत जाए। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 के लिए।
उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 98। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वधुएं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वधु का वधुएं होगा और ए पे आप कह सकते हैं चंद्र की बिंदी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 99 जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? तो यण संधि होगी, ध्यान रखिएगा। अत्यधिक में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 100। श्याम ने पत्र लिखा, इनमें से कौन सा काल है? तो श्याम ने पत्र लिखा मतलब वो पत्र लिख चुका है, तो सामान्य भूतकाल आप कह सकते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।